हाय एवरीवन, लर्निंग आयुर्वेद विद डॉक्टर नेहा में आपका स्वागत है। आज हम अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान अध्याय 6 को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पानी से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट हैं आयुर्वेद में, उन सारी चीज़ों को डिटेल में समझा। अब पानी के बाद दूसरा जो चीज़ है जिसके बारे में द्रव्य विज्ञानी अध्याय में वर्णन किया गया है वो है दूध का वर्णन। दूध से रिलेटेड ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने क्लियर किया है कि दूध का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए अथवा उसके इंडिकेशन क्या है, क्यों मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, उन सारी चीज़ों को मैंने क्लियर किया। लेकिन इस वीडियो में हम जो संहिताओं में लिखा है हम केवल वही बात करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं दूध के बारे में। आचार्य वाग्भट ने क्या कहा है, रेफरेंस फिर से बता देती हूँ। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान अध्याय 6 क्षीर वर्ग अध्याय के बारे में, क्षीर वर्ग चैप्टर जो है, जो पार्ट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले दूध का वर्णन का बनाते समय एक चीज़ कही गई है कि सभी प्रकार के जो दूध होते हैं ये ओज को बढ़ाने वाले होते हैं। मतलब सप्त धातुओं का जो सार होता है, जो ओज होता है, उसको बढ़ाने वाले होते हैं। शरीर के लिए स्वाभाविक रूप से सात्म होते हैं। सात्म का मतलब होता है शरीर के लिए नॉर्मली जो फ़ायदेमंद है। इसके ज़्यादा आपको अपनी हेल्थ इशू, एज वगैरह चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये स्वाभाविक रूप से सात्म होते हैं हर व्यक्ति के लिए। ठीक है, ये 2 इसके इंपॉर्टेंट गुण हैं जिसके लिए दूध काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद अलग अलग जानवरों के दूध बताए हैं। बहुत सारे भेड़, गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, हाथी, सबके दूध के बारे में बताया गया है। लेकिन बाकी के दूध अवेलेबल नहीं होते, तो ऑब्वियसली हम केवल 2 के बारे में बात करेंगे, वो है गाय का दूध और भैंस का दूध। गाय का जो दूध होता है वो शरीर के लिए बहुत ही हितकारी होता है। खास तौर से सप्त धातुओं का वर्धन करने वाला होता है, शरीर को पुष्टि देने वाला होता है। और टोटल मिला के यदि आपको कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है तो आपको गाय का दूध पीना ज़्यादा उत्तम रहता है। भैंस का दूध निद्रा उत्पन्न करने के लिए विशेष रूप से बोला गया है कि यदि आपको इंसोम्निया के पेशेंट है, यदि आपको नींद नहीं आती है, तो ऐसी कंडीशन में यदि आप रात को भैंस के दूध का प्रयोग करते हो तो आपको कंपैरिजन में ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो भैंस का दूध विशेष रूप से अनिद्रा के लिए बोला गया है। एवं अगर आपको वजन बढ़ाना है, अगर आपको मेद धातु की पुष्टि चाहिए, तो उस कंडीशन में भी आपको भैंस के दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपको बहुत ही ज़्यादा वातज व्याधि हो रखी है, यदि आपका शरीर बहुत ज़्यादा रूक्ष हो रखा है, ऐसी कंडीशन में भी भैंस का जो दूध होता है वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब एक लाइन यहाँ पर मैं आपको और क्लियर करूँ कि हमेशा लगता है कि गाय का दूध आयुर्वेद में सबसे उत्तम बोला गया है, खासतौर से बच्चों के लिए। यहाँ मैं आपके साथ एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जब बच्चों की बात आती है, छोटे बच्चे है ना, जो दूध पीने वाले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के जो बच्चे होते हैं, यदि उन्हें किसी कारण से ऊपर का दूध देना पड़े, ऐसी कंडीशन में बकरी का दूध उत्तम होता है। आयुर्वेद में छोटे बच्चों के लिए जो क्षीरप बच्चे होते हैं, जो आयु का वर्णन है वो 3 प्रकार से है। क्षीरप होते हैं, क्षीरन्नाद होते हैं, फिर अन्नाद होते हैं। तो जो क्षीरप बच्चे होते हैं उनके लिए जो दूध का वर्णन बोला गया है, उसके लिए अजा दुग्ध यानी कि बकरी के दूध को सर्वश्रेष्ठ बोला गया है। बकरी का दूध अवेलेबल नहीं हो तो उस कंडीशन में गाय के दूध को लघु पंचमूल के साथ में सिद्ध करने के बाद पीने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि बच्चों के लिए यदि किसी कारण से आपके घर में कोई बच्चा है और माँ का दूध अवेलेबल नहीं है, ऐसी कंडीशन में आपको गाय के दूध की बजाय बकरी के दूध का इस्तेमाल करना चाहिए छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, याद रखना 2 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए गाय के दूध के मुकाबले आयुर्वेद में बकरी के दूध को ज़्यादा उत्तम बोला गया है। ठीक है, इसके बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आप याद रखिएगा कि किसी भी प्रकार के जो दूध होते हैं, सभी प्रकार के जो दूध होते हैं, सभी दूध को हमेशा ही गर्म करने के बाद सेवन करना चाहिए, केवल माँ के दूध को छोड़ के। जो स्तन्यपान होता है वो डायरेक्ट किया जाता है, उस दूध को गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है ऑब्वियसली। लेकिन उसके अलावा जितने भी दूध होते हैं उनको हमेशा ही गर्म करके सेवन करना चाहिए। उसमें से भी याद रखना जो कच्चा दूध है वो अभिसंधि होता है, यानी कि आपके शरीर में स्त्रोतस का अवरोध करने वाला होता है, आपके शरीर में ब्लॉकेज को डेवलप करने वाला होता है जो कच्चा दूध होता है। कई जगह पर मैंने फ़ोटो देखी हुई है कि लोग बड़े लाड़ प्यार से, मतलब गाय है या भैंस है, और फिर डायरेक्टली स्तनपान जो होता है ना, गाय के जो स्तन है थन से उससे दूध पीने का फोटो लगाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, या फिर वो डायरेक्टली दूध तुरंत निकला हुआ जो दूध है उसको छान कर वो दूध पीते हैं। ये आयुर्वेद में नहीं बोला गया। ये दूध अभिसंधि होता है, यानी कि आपके शरीर के अंदर स्त्रोतस अवरोध करने वाला होता है। यदि दूध ज़्यादा गर्म है,
ठीक है, मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, उससे भाप निकल रही है। इस प्रकार का जो गर्म दूध होता है, ये दूध जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, गुरु गुण वाला होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना, क्योंकि जनरली माना जाता है कि जब चीज़ों को गर्म कर दिया जाता है तो वो लघु हो जाती हैं, पचने में हल्की हो जाती हैं, पर दूध के साथ उल्टा होता है। यदि दूध आप गर्म दूध का सेवन कर रहे हो तो ये गुरु होता है, पचने में भारी होता है, इसको पचने में समय लगता है। आयुर्वेद में जो हल्का गुनगुना दूध होता है, जो ना ही गर्म है जो ना ही ठंडा है, उस दूध को सर्वश्रेष्ठ बोला गया है। ठीक है, युक्ति पूर्वक गर्म किया हुआ, युक्ति पूर्वक, ठीक है, युक्ति बहुत ही अच्छा वर्ड होता है। युक्ति का मतलब होता है अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों का उपयोग करना। तो युक्ति पूर्वक, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा दूध जो होता है ये लघु होता है, और इसी दूध का प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हुई। और उसके बाद धारोष्ण दूध जो होता है वो अमृत के समान होता है। ठीक है, धारोष्ण मतलब वही जो हल्के गर्म वाला, जो गाय के स्तन से डायरेक्ट दूध निकलता है ना, वो हल्का सा कुनकुना होता है। तो दूध को लगभग उसी लेवल तक का गर्म करना चाहिए, या फिर पीते समय पर जो दूध है वो उसी लेवल का गर्म होना चाहिए। यदि आप ठंडा दूध पी रहे हो तो भी नुकसान करेगा, यदि गर्म दूध पी रहे हो तो भी नुकसान करेगा। इसके बाद मैं वापस एक चीज़ पर क्लियर आऊँ कि मैं पर्सनली दूध प्रेफर नहीं करती, मैं अपने सभी पेशेंट को दूध बंद कराती हूँ। उसके लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट लाइन बिल्कुल याद रख लेनी चाहिए। आचार्य वाग्भट ने सूत्र स्थान अध्याय 6 में एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली गई है, गुरु अभिषंदी तदशयम, गुरु अभिषंदी तदशयम अचेष्टया। मतलब ऐसे जानवर, ऐसे पशु के अंतर्गत गाय भैंस सभी आएंगे। जो गौ सेवक हैं वो मुझे माफ़ करें, मैं यहाँ पर आयुर्वेद से रिलेटेड सभी से रिलेटेड बात कर रही हूँ। इसलिए तो जब भी कोई भी जानवर वो शयन ज़्यादा करता है, ज़्यादा सोता है और अचेष्टा करता है, अचेष्टा मतलब वो कोई चेष्टा नहीं कर रहा है, ज़्यादा चल फिर नहीं रहा है, दौड़ भाग नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, टोटल मिला के एक खूंटे से बंधा हुआ जो है, इस प्रकार के गाय भैंस भेड़ बकरी का जो दूध होता है वो बहुत ही ज़्यादा अभिसंधि होता है और मारक होता है। ठीक है, गुरु अभिसंधि, गुरु है बहुत ज़्यादा भारी है और बहुत ज़्यादा अभिसंधि है, बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर स्त्रोतस अवरोध को पैदा करने वाला है। ठीक है, किसका दूध? जो कि अचेष्टा वाले जानवर हैं। अब दुर्भाग्य से आजकल के समय में आप जो भी जानवर देख रहे हो, चाहे आप डेयरी से दूध खरीदो, चाहे आपके आस पड़ोस में किसी व्यक्ति ने गाय पाल रखी हो, हर एक व्यक्ति के यहाँ जो गाय है, जो भैंस है, वो केवल एक खूंटे से बंधी रहती है। एक खूंटे से ज़्यादा दूसरा खूंटा, दूसरे खूंटे से वापस पहले खूंटे, मतलब उनकी पूरी ज़िंदगी 10, 20, 30 मीटर के एरिया में निकल जाती है। पूरे दिन या तो खड़े रहते हैं या उसी जगह पर बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है किसी भी प्रकार की। इस वजह से जो वर्तमान समय में जो दूध है वो बहुत ही ज़्यादा गुरु और अभिसंधि होता है। इसलिए इतना सब पढ़ाने के बावजूद लास्ट में मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगी कि वर्तमान समय में दूध का सेवन करना बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। यदि आपके आसपास कोई ऐसी गौशाला हो जहाँ पर गायों को या जानवरों को बहुत ही ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी भी रखी जाती है, उनका खेलना कूदना चरने के लिए पर्याप्त जगह है, तो ही उस प्रकार की गाय का या भैंस का या बकरी का दूध इस्तेमाल करिएगा। यदि गाय भैंस पूरे दिन एक खूंटे से बंधी रहती हैं तो ऐसी गाय भैंस का दूध आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आचार्य वाग्भट ने दूध के बाद दही के बारे में बताया है और घी और उसी से रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें दूध से बनती है उनका वर्णन किया गया है। दही से रिलेटेड ऑलरेडी एक पूरा का पूरा वीडियो है जिसमें मैंने दही के सारे डू एंड डोंट सब कुछ क्लियर करके बता रखे हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दही के बारे में आपको कॉन्सेप्ट जानना है तो पुराना वीडियो देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं घी के ऊपर। ठीक है, दही के बाद अगली चीज़ जिसके वर्णन किया गया है वो है घी। घी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें बोली गई हैं कि ये मेधा को बढ़ाने वाला होता है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, हड्डियों को पोषित करने वाला होता है, रसायन गुण वाला होता है, यानी कि सप्त धातुओं का पोषण करने वाला होता है, बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है, वृद्धजनों के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी होता है, दो लोगों को विशेष रूप से फ़ायदा करता है। घी का बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये आपके शरीर में वात पित्त कफ तीनों को युक्तिपूर्वक प्रयोग करने से साम्यावस्था में लेकर आता है। पित्त को तो ये डायरेक्टली खत्म करने वाला होता है, स्निग्ध गुण के कारण ये वात का शमन करने वाला होता है, अल्प मात्रा में प्रयोग किया जाए तो शरीर के अंदर स्त्रोत अवरोध को दूर करता है, इसलिए कफ का भी शमन करने वाला होता है। तो टोटल मिला के घी का सेवन करना चाहिए, ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ क्लियर कर दूं जो घी से रिलेटेड आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि घी हमेशा ही
पुराना होता है, मतलब पुराना घी फ़ायदा करता है। आचार्य चरक ने बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पर बोली है कि जो पुराना घी होता है वो अमृत के समान होता है। आचार्य चरक ने नहीं, सॉरी, आचार्य वाघभट्ट, मतलब आचार्य चरक ने भी बोली है, पर ये लाइन बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, पुराना जो घी होता है वो अमृत के समान होता है। 10 साल पुराना जो घी होता है उसको आयुर्वेद में पुराण घृत बोला जाता है। इस मामले में अलग अलग आचार्यों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। किसी ने 5 साल पुराने को बोला है, किसी ने 10 साल पुराने को बोला है, किसी ने 100 साल पुराने को बोला है। टोटल मिला के पुराना जो घी होता है वो आयुर्वेद में बहुत 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 ज़्यादा फायदेमंद बोला गया है। जो नया घी होता है उसका स्वाद ना मधुर होता है। अगर आपको जानना हो ना कि घी का टेस्ट में कैसे अंतर आएगा, जो नया घी आप खरीदोगे वो हमेशा ही टेस्ट में थोड़ा सा मीठा मीठा लगेगा, हल्का मीठा नमकीन, थोड़ा सा हल्का सा नमक का स्वाद आएगा और मीठा स्वाद आएगा उसमें। जो पुराना घी होता है, ठीक है, 10 साल पुराना घी यदि आपको मिल सके तो ये पुराना घी थोड़ा सा तीखा हो जाता है और कड़वा होता है, कटु तिक्त रस वाला हो जाता है। मतलब घी आप फ़ायदे के लिए खाओगे और आपको मुंह में ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो कैसा लग रहा है, ये तो चिरपरा लग रहा है, तो मिर्ची का टेस्ट आ रहा है। पुराना जो घी होता है वो कटु तिक्त रस का हो जाता है, मतलब उसका रस चेंज हो जाता है और ये बहुत 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 ज़्यादा गुणकारी होता है। अमृत के समान इसको बोला गया है। तो यदि आपके घर में कहीं पर भी पुरानी दादी नानियों ने पुराने कलश में या कहीं पर भी गाढ़ के घी रखा हुआ हो, कई लोग रखते हैं, कई जगह जो मंदिर होते हैं ना हिंदू धर्म के, उनके यहाँ जो कलश होते हैं उनके उसमें घी भरा हुआ रखा रहता है। तो यदि ऐसी कोई लग्जरी हो तो उस घी को अमृत के समान मानना, उसको प्रयोग करना है, अपने घर में रखना उसको। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है। वर्तमान समय में मेरा वीडियो देख रहे हो तो ये चीज़ आप कर सकते हो कि किसी भी आप स्टील के बर्तन में, लोहे के बर्तन में घी भर के रख सकते हो। एयर टाइट रखना है, नमी नहीं पहुँचनी चाहिए और फिर उसको अच्छे से बंद करके रख दो। 10 साल बाद उसका प्रयोग करना, ये कई 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 गुना ज़्यादा गुणकारी होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ में घी के वर्णन के साथ में जो ये क्षीर वर्ग था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद अगले वीडियो में हम इक्षु वर्ग, गन्ने से रिलेटेड आयुर्वेद में क्या कहा गया है, शक्कर, गुड़, गन्ना, इनसे रिलेटेड क्या कहा गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।